प्रोफेसर धनंजय, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको आपको क्या लग रहा है, क्या ये चाइना जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पिछले साल जब हमने देखा था तो फॉक्सकॉम से उसने अपने कुछ जो उनके कर्मचारी थे उनको वापस बुलाया था। जो फर्टिलाइजर्स को लेके जो था उसमें उसने कुछ दिक्कत पैदा कर दी थी, उसके सब सप्लाई में दिक्कत पैदा करी थी। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिससे लग रहा था कि चाइना दरअसल भारत को ग्रो होते हुए देखना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल। अ, ये एक इत्तेफाक नहीं है। ये अराइवल ऑफ अ वर्ल्ड पावर का अ, एक आप कह सकते हैं कि इसकी एक आगाज है। क्योंकि चाइना जैसा कंट्री जो कि अपने एक्सपोर्ट्स के दम पे उसने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया, आज वो इस पोजीशन में और उसने इस मकाम तक पहुंचा कि वर्ल्ड की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग हब से वो सप्लाई चेन हब बन गया। आप दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी बनाए, कुछ कंपोनेंट उसका चाइना से इन्वॉल्व है। और जब भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी शुरू की कि हम एक रिप्लेसमेंट, जो चाइना प्लस वन जिसकी राजेश बात कर रहे थे, ये वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर एक काफी फेवरेबल एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि हम इंडिया को डेवलप करेंगे। हालांकि उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आई हैं ट्रम्प रेजिम के बाद से, उसमें काफी डिरेलमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम उसको आज भी मान लें कि थ्योरेटिकली वो सही है कि सप्लाई चेन, और एप्पल का आपने उदाहरण दिया, उसको चाइना डेफिनेटली ये नहीं चाहेगा कि इंडिया उन तमाम चीजों का बेनिफिशियरी हो और एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग एक हब बन करके इंडिया डेवलप हो। क्योंकि इंडिया को ऐसा नहीं कि चाइना ये चीज और देशों के साथ नहीं कर रहा है या नहीं, वो नहीं कर सकता। वियतनाम उसका एक उदाहरण है जहां से उसको काफी सारे कंपटीशन है। और भी और देश हैं जिसके साथ उसका कंपटीशन है। साउथ कोरिया के साथ भी तमाम चीजों को लेकर के उसका कंपटीशन है। लेकिन भारत को वो एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के रूप में भी देखता है। इट्स नॉट ओनली द इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन जो प्ले आउट हो रहा है, इसमें एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन का भी एक एंगल है जो चाइना इंडिया को हमेशा देखता रहा है। और इसीलिए वो ये नहीं चाहता कि इंडिया उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में एक लीड ले जहां पर वो एक अल्टरनेटिव की तरह उभरे। क्योंकि देखिए, वेस्ट के अंदर जो चाइना कंपटीशन की बात है, उसमें जो एक अल्टरनेटिव की तरह वो कोरिया या वियतनाम को नहीं देखते। वो हमेशा इंडिया के ऊपर फोकस करते हैं कि शायद ये अल्टरनेटिव इंडिया से मिलेगा। और ऐसे सिचुएशन में अगर वो इंडियन इंडस्ट्री, जो ग्रोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी खासकर की, जो हमारा एक फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। अभी आपको याद हो, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्रा में कहा कि इंडिया आज नेट एक्सपोर्टर है मोबाइल फोन का। हम इतने सारे मोबाइल फोन कर रहे हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन तमाम चीजों पे जिसपे हम आज थोड़ा अपना एज ले रहे हैं, उसको भी एक कंट्रोल करने की कोशिश है कि इंडिया को एक इन लाइन लाने की कोशिश है। तो डेफिनेटली एक अराइवल ऑफ अ बिग पावर है चाइना का। और वो बहुत ही सक्सेसफुली उसने ट्रम्प को चेकमेट किया इसमें। जिसकी अभी राजेश बात कर रहे थे, जब पिछले साल ट्रम्प ने तमाम सारे टैरिफ लगाने शुरू किए, तो उसमें चाइना एक लौता कंट्री था जिसने सक्सेसफुली नेगोशिएट नहीं किया, प्रेशराइज करके नेगोशिएट कर लिया अमेरिका के साथ। बिकॉज वो जो रेयर अर्थ मटेरियल या क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो चाइना ने थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश की, और अभी वो इस तरह की सिचुएशन इंडिया के ऊपर ला रहा है। जो राजेश बात कर रहे थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चाइना ये भी कह रहा है कि जो भी कंट्री या जो भी कंपनीज है वो वेस्टर्न सैंक्शंस को मानेंगी, उसके ऊपर भी वो लोग बैन लगा सकते हैं, उन कंपोनेंट्स को वो नहीं दे सकते हैं। तो ये डबल तरह की एक दो धारी तलवार है भारत के लिए। मतलब एक एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। एक तो है कि वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट कर सकता है, दूसरा है कि वो ये मान रहा है कि वो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर टाइप का एक चीज है, कि अगर आप वेस्टर्न सैंक्शंस को मानोगे तो भी हम आपको बैन कर सकते हैं। मतलब आपको हमारी जो पॉलिसी है, डायरेक्टिव्स है, उस पर चलना पड़ेगा। ये वेस्ट के जो सिस्टम्स है या वेस्ट के जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जिसमें ह्यूमन राइट्स को आपको खास करके ईयू के संदर्भ में आपको ह्यूमन राइट जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम ऐसा कोई कंपोनेंट ऐसे देश से नहीं ले रहे हैं जहां पे ह्यूमन राइट वॉलेशंस है, और चाइना उसमें है। उसमें तो क्या होता है कि अल्टरनेटिव आप सप्लाई चेन क्रिएट कर लेते हो कि आप चाइना से डायरेक्टली ना सोर्स करके आप इंडिया से सोर्स कर रहे हो। लेकिन अगर इंडिया के ऊपर ये हो रहा है कि आप उन कंपोनेंट्स को अगर आप चाइना से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके आप भेजना चाहते हो, और ये डिक्री जो 835 है जिसमें ये चीज का बहुत उल्लेख है, उसमें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो स्ट्रेटजी है या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का पोटेंशियल है उसको हर्ट करेगा।
एक और बड़ी अहम चीज है कि इंडिया ग्रीन सेक्टर में, ग्रीन पावर एनर्जी के अंदर एक मेजर प्लेयर बनकर उभरना चाहता है। नीदरलैंड्स के अंदर जो हमारी तमाम सारे जो टेक्नोलॉजी के साथ समझौते हुए, जो नीदरलैंड की यात्रा थी प्रधानमंत्री की, उसमें इस पे बड़ा इंफेसिस था, क्योंकि नीदरलैंड के साथ हम ग्रीन टेक्नोलॉजी, आपको सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सारी तमाम चीजों का टेक्नोलॉजी हम करके उसको एक मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर चाइना इसको बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट करे तो हमारे वो ड्रीम्स के ऊपर भी एक बड़ा झटका लग सकता है। और जैसा आप शुरू में आशुतोष कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी इज अंडर क्राइसिस, और इन तमाम चीजों के चलते डेफिनेटली इंडिया को और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और जो हमारी ड्रीम है, जो हम बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक में एक बड़ी पावर बन करके उभरेंगे, उसके ऊपर डेफिनेटली एक प्रॉब्लम ये है। बट धनंजय जी, एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिस तरीके से चाइना उसको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, जाहिर सी बात है कि चाइना को ये बात अखरती होगी कि ये अमेरिका कौन होता है जो कहे कि आप रशिया से तेल मत लीजिए, या फिर आप वेनेजुएला से तेल मत लीजिए, या ईरान से तेल मत लीजिए। तो वो भी तो अपने हिसाब से बात कर सकता है और अपने हिसाब से सैंक्शन लगा सकता है। ये तो एक भविष्य की बात होगी। लेकिन प्रश्न इस बात को लेकर ये कि ऐसे वक्त में भारत की विदेश नीति क्या होनी चाहिए? वो चाइना से क्या, क्योंकि उसका जो पूरा सोलर एनर्जी का पूरा वो है, प्रोजेक्ट है, वो धराशायी हो जाएगा, क्योंकि सारे सोलर पैनल्स आप चाइना से लेके आते हैं। एप्पल का जितना है, जितने जितने कंपोनेंट्स है, वो सब आप चाइना से लेकर आते हैं। आप सिर्फ असेंबलिंग करते हो, कर देते हैं। तो भारत क्या करे? मतलब वो चाइना से कन्फ्रंटेशन मोल नहीं ले सकता आज की तारीख में। अगर लेगा तो उसका एक्सपोर्ट में दिक्कत पैदा होगी। देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है आशुतोष, जो आप पूछ रहे हैं। इंडिया के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, वो अमेरिका का प्रेशर है। आप किस तरीके से ईरान से तेल नहीं, गैस नहीं खरीद सकते, वो अमेरिका का प्रेशर है। और आज तक इंडिया ने, मतलब एक वेस्टर्न प्रेशर, वेस्टर्न सैंक्शंस तो दुनिया ने देखे हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये इस तरह का एक प्रेशर और इस तरह की एक डिक्री जो है वो चाइना की तरफ से आ रही है। और हर कंट्री को अपने को रीबैलेंस करना पड़ेगा। मैं इसमें जी जिनपिंग का एक वक्तव्य जो उन्होंने दिया एक भाषण में अपने, और उन्होंने कहा ये बात की, और ये चाइना का स्ट्रेटजी है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम चाइनीज स्ट्रेटजी को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। चाइना का ये स्ट्रेटजी था कि सप्लाई चेन्स के थ्रू वो कैसे वर्ल्ड के अंदर अपना डिपेंडेंसी को इंक्रीज करेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज स्ट्रेटजी। वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के साथ वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी थी कि सप्लाई चेन्स के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करेगा। और उसका साफ साफ असर पहले अमेरिका में और अब फिर भारत के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही सक्सेसफुली उसने ट्रंप के साथ नेगोशिएट कर लिया, और अब भारत और तमाम देशों को वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है इसके थ्रू। तो डेफिनेटली ये एक इंटरनेशनल सिस्टम का रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डर है, जिसमें चाइना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, और अपने सप्लाई चेन के थ्रू ये इंश्योर कर लिया है कि दुनिया के अंदर आप जो भी तरह के सिस्टम बना सकते हैं, उसमें चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि यू हैव टू बैलेंस विद यूएस एंड चाइना। जो अभी तक हम जिसे हेजिंग कह रहे थे, कुछ हमारे थियोरेटिकल टर्म्स इंटरनेशनल रिलेशन में कि हेजिंग, हम यहाँ पे जाएंगे वहां पे जाएंगे, मेरे ख्याल से चाइना इंडिया के लिए कॉम्प्लिकेट कर रहा है कि आप हेजिंग में, वेस्टर्न हेजिंग की तरफ आप ज्यादा नहीं जा सकते, आप हेज ज्यादा वेस्ट की तरफ नहीं कर सकते। आपको अपने जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप किस तरफ है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि जहां पर चाइना ऐसे प्रेशर डेवलपिंग नेशंस के ऊपर क्रिएट कर रहा है, खास करके इंडिया के ऊपर, कि यू हैव टू डिसाइड। ये डिग्री का अर्थ ये नहीं कि वो कल से कोई एक्सपोर्ट आपके ऊपर रोक देगा या कोई आपको कुछ सामान नहीं मिलेगा, बट ये डेफिनेटली है कि चाइना तो यूज कर सकता है। और उस डिग्री में मैं अभी देख रहा था कि एक ये भी है कि जो इंडियन आपके जो भी व्यापारी हैं, उनको चाइना की कोर्ट के अंदर भी वो कर सकता है, चार्ज कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ करके आज तक किसी मुल्क ने इस तरह की चीजें करने की कोशिश नहीं की। ये रूल्स तो सब जगह होते हैं, पर इंप्लीमेंट के लेवल पे ऐसा नहीं है। तो चाइना जो ये कर रहा है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज तक आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत वेस्टर्नाइज करके देखा और अपने को आपने एक कॉम्पिटिटर की तरह क्रिएट किया, जो वेस्ट को डेफिनेटली उससे फायदा हुआ। उसने इंडिया को इस तरह से भी क्रिएट करने का कोशिश किया कि आप चाइना के कंपटीशन में खड़े हो, वेस्ट उससे हेल्प ना, इंडो पैसिफिक हो गया, क्वाड हो गया। अब अचानक एक ऐसा ट्विस्ट आ रहा है जिसमें इंडिया को अपने आप को रीबैलेंस करना पड़ेगा,
और ये रीबैलेंस इंडिया को वो प्रेशर में करा रहा है। ये कोई मतलब इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स नॉट योर चॉइस। आप अंडर प्रेशर यू हैव टू रिकैलिब्रेट, आप अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा कि हाउ आर यू गोइंग टू बैलेंस बिटवीन द वेस्ट एंड चाइना। बिल्कुल धनंजय जी।